IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु और आज हम बात करेंगे किडनी से जुड़े रोग और उनके इलाज की। साथ ही बात करेंगे डायबिटीज के लक्षण और उसके इलाज की भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 4 खास मेहमान जुड़ गए। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक कुमार इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए। डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन कुमार गुप्ता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा अग्रवाल इंदौर से और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर आलोक, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ। आपसे समझना चाहते हैं कि किडनी के रोग क्या होते हैं, इनके बारे में जरा बताइए और हमें इससे कितना खतरा होता है और इसके लिए जागरूकता कितनी ज्यादा जरूरी है। आज जो आपने प्रश्न उठाया है कि किडनी के रोगों का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमें आम जनता में इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारा नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोग इस बीमारी से बच सकें, क्योंकि ये बीमारी एक बार अगर बढ़ने लगती है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्रेसिव स्टेज में ही रहती है। इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि किडनी हमारे शरीर में काम क्या करती है। ठीक है, किडनी हमारे शरीर में इसका क्या रोल है कि ये हमारे शरीर में पेशाब बनाती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और कुछ हार्मोन्स सीक्रेट करती है जिससे शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन भी बनने में मदद होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पेशाब बनाती है, इसका मतलब ये है कि पेशाब से जो भी शरीर में जहर बनता है खाने पीने से, डाइजेशन होने के बाद वो हमारे पेशाब से निकल जाता है, जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, ये पेशाब के थ्रू निकल जाता है। अब अगर हमारी किडनी ठीक नहीं है तो हमारे शरीर में क्रिएटिनिन, यूरिया ऐसे जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं और धीरे 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 शरीर को ख़राब करने लगते हैं और ये सारे अंगों में जमा होता है। मस्तिष्क में भी जमा हो सकता है, हार्ट में, पेट में, हर जगह इसके लेवल बढ़ने से असर पड़ता है और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जिस वजह से बीमारी का अर्ली स्टेज में पता चलना बड़ा मुश्किल होता है। और जब भी हमारे पास मरीज़ आते हैं बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, कई बार तो ऐसी स्थिति में आते हैं कि दवाइयाँ भी काम नहीं करती और मरीज़ को डायलिसिस पे लेना पड़ता है। इसलिए लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आलोक, आपने किडनी के रोग के बारे में कई सारी जानकारियां हमें दी है, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि किडनी के रोग आखिर होते कैसे, हम कैसे से सावधानी बरत सकते हैं। बहुत तरह के कारण होते हैं जिस वजह से किडनी खराब होती है, बट आज की तारीख में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, खासकर कि वो मरीज़ जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है। डॉक्टर आलोक, आपसे जरा डायबिटीज के बारे में भी समझना चाहते हैं, इसका किडनी पर कितना असर पड़ता है और कैसे से सावधानी हम बरत सकते हैं। तो डायबिटीज़ मुख्य तरह से 2 तरह का होता है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम उम्र में डेवलप हो जाता है, बच्चों में भी हो जाता है या 20-22 साल के उम्र में भी हो जाता है, जिसमें शुरू से ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मरीज़ों में इंसुलिन नहीं बनती, बर्थ से इंसुलिन नहीं बनती या बहुत कम मात्रा में बनती है, जिस वजह से शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता चला जाता है और आगे चल के ये किडनी की बीमारी का कारण बनता है। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें फैमिली मेम्बर्स में डायबिटीज़ होने के कारण अगली जनरेशन में भी डायबिटीज़ का रिस्क रहता है और ये लगभग 45 से 60 के उम्र के बीच में लोगों को पकड़ में आती है। तो ये मुख्यतः कारण है किडनी डिसीज़ के आज की डेट में। और अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या हर डायबिटीज़ के मरीज़ को किडनी की समस्या होती है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 40 अगर 100 लोगों को डायबिटीज़ है आज की डेट में, तो इसमें से 40% मरीज़, जो कि बहुत कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा है, तो 40% मरीज़ों में संभावना है कि किडनी की बीमारी का रिस्क रहेगा। डॉक्टर आलोक, किडनी डैमेज के कितने स्टेज होते हैं, सभी स्टेज के लक्षण बताइए, कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा स्टेज है। डायबिटीज़ के कारण अगर किसी को किडनी डैमेज हो गया है तो उसके स्टेजेस होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जो कि लैब पैरामीटर से हम समझ सकते हैं। वो आपके डॉक्टर साहब को बता सकते हैं कि कौन सी स्टेजिंग में है किडनी। अब जब मरीज़ डायलिसिस पे है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए कि जब भी मरीज़ की डायलिसिस होती है तो शरीर से बहुत सारा प्रोटीन लॉस होता है, बहुत न्यूट्रिशन लॉस होता है जब भी ब्लड फिल्टर से पास होता है। तो अब इसमें हमें प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट में देना चाहिए, क्योंकि अभी किडनी में कुछ नहीं बचा है, अभी हमें लाइफ को सेव करना है और इन्फेक्शन से बचना है। अगर हम अभी प्रोटीन कम खाएंगे, जो डायलिसिस नहीं थी तब हम समझाते थे, अब जब डायलिसिस पे आ गए तो हमें प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए,
ताकि हमारा जो प्रोटीन लॉस होता है डायलिसिस में वो मैनेज हो जाए और हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहे, ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। नहीं तो हमें बार बार इन्फेक्शन लगने लगेंगे, तो इसमें थोड़ी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। और जो डायलिसिस पे है मरीज़, उनको तो हम हमेशा ही यही समझाते हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई डायलिसिस पे आ गया है किडनी का मरीज़, तो उसको जितनी जल्दी हो सके अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। वो बहुत अच्छा है, लाइफ सेविंग है, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, आप अपने रेगुलर काम काज में जा सकते हैं। बहुत अंतर आ जाता है जो डायलिसिस पे रहना और ट्रांसप्लांट कराना, ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। डॉक्टर सचिन, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्या इसका इलाज संभव है, और अगर इसका इलाज होता है तो कैसे होता है? अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, अगर हमारे शरीर में शुगर का स्तर एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे कि अगर आपके भूखे पेट शुगर 8 घंटे के बाद, अगर फास्टिंग जो बोलते हैं 126 से ज़्यादा आ रही है, खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा आ रही है, तो मरीज़ को हम लोग 1-2 बार और चेक करते हैं। अगर उसके साथ कुछ लक्षण भी है तो हम उसको डायबिटीज़ लेबल कर देते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, डायबिटीज़ के पहले प्री डायबिटीज़ भी होती है। अगर आपकी शुगर भूखे पेट 110 से 126 आ रही है और खाने के 2 घंटे बाद 140 से 199 के बीच में आ रही है, तो इसको हम लोग डायबिटीज़ की पूर्वावस्था या प्री डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ पता करने की सबसे अच्छी चीज़ यही है, इसलिए हम लोग रेगुलर चेकअप करने कहते हैं। अगर आपको आज डायबिटीज़ मालूम हुई और आपकी खाने के बाद की शुगर 160 है, तो आप डायबिटीज़ को कई साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है डायबिटीज़ होने के कारण हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली, तनाव, मोटापा, शारीरिक श्रम का अभाव। तो दोस्तों, आप अपनी जीवन शैली ठीक करके डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इस बीमारी से डरे नहीं, पर यह बिल्कुल मीठा दुश्मन है, शुरू में बिल्कुल नहीं बोलता है और बाद में इसके लक्षण आते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सचिन, डायबिटीज के जांच और लक्षण के बारे में जरा बताइए। लेकिन डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, ये भी हमने सुना है। कैसे पता करें कि हमें कौन सी डायबिटीज है और किससे कौन से लक्षण इसमें होते हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, आज के युग में हमको डायबिटीज के लक्षणों के लिए वेट नहीं करना है। अगर आपके परिवार में डायबिटीज है, यानी अनुवांशिक कारण है, अगर आपको मोटापा है, अगर आपको लगता है कि मेरी जीवन शैली, तो यार सभी की जीवन शैली बिगड़ी हुई है, हमारे पास टाइम ही नहीं है घूमने फिरने के लिए, तो आप नियमित रूप से 6 महीने से साल में अपने शुगर की जांच कराएं। अगर आपके माता पिता भाई बहनों को डायबिटीज़ है तो ये बहुत ज़रूरी है। जितने जल्दी आप डायबिटीज़ को पता करेंगे उतना जीवन आपका सुखी होता जाएगा, क्योंकि आप उसको पोस्टपोन कर देंगे। तो दोस्तों, पर मैं अब लक्षण भी बता दूं। अगर आपको लगता है कि मैं पहले पानी कम पीता था, पानी मेरे को बार बार प्यास लग रही है, मैं बार बार वॉशरूम जा रहा हूँ, मतलब मुझे यूरिन बार बार हो रही है, रात में तो कभी मैं यूरिन के लिए उठता नहीं था, पर अब मैं 1, 2, 3, 4 बार रात में बार बार उठना पड़ रहा है यूरिन के लिए। मेरी भूख बहुत बढ़ गई है, उसके बाद में मैं दुबला होते जा रहा हूँ। कई बार मेरे पास पेशेंट आया, उन्होंने कहा कि मेरे गाँव वालों ने कहा कि तेरा चेहरा उतर रहा है, मतलब दुबलापन आ रहा है। तो ये डायबिटीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। थोड़े से और बता दूं, अगर आपका कोई घाव नहीं भर रहा है, अगर आपका बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है, अगर आपके शरीर में प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होना शुरू हो जाती है, बाल झड़ रहे हैं, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण है। दोस्तों, इसको इग्नोर ना करें, तुरंत अपनी ब्लड शुगर की जांच कराएं। बड़ी गरीब सी बीमारी है, 40-50 रुपए में कहीं भी शुगर की जांच हो जाती है, भूखे पेट, खाने के 2 घंटे बाद, और अगर आपको लगता है तो आप 75 ग्राम ग्लूकोज के 2 घंटे बाद भी शुगर की जांच करा सकते हैं। इसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सचिन, हमने HbA1c टेस्ट के बारे में सुना है, यह टेस्ट क्या है, हमें इसका परीक्षण कब कराना चाहिए और इसका परीक्षण कैसे किया जाता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम यूजुअली शुगर करते हैं, ग्लूकोमीटर से भी करते हैं, ब्लड शुगर भी करते हैं। ब्लड शुगर 5 से 7 बार तक की जा सकती है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर पेशेंट इंसुलिन ले रहा है तो ज़्यादा करते हैं, गोलियों पे है या डाइट पे तो कम करते हैं।
एक तो शुगर होती है भूखे पेट, जो हम सुबह उठते हैं उस समय शुगर की जाती है, इसको हम लोग फास्टिंग या भूखे पेट की शुगर कहते हैं। फिर हम नाश्ते के ठीक 2 घंटे बाद शुगर करते हैं, इसको भी हम लोग पोस्ट प्रेंडियल या खाने के 2 घंटे बाद बोल सकते हैं। और नाश्ता इसी तरह से लंच के 2 घंटे बाद, कभी कभी लंच के पहले भी शुगर की जाती है, इंसुलिन लगाने के पहले, ये देखने के लिए कि मैं इंसुलिन की मात्रा कितनी ले रहा हूँ। इसी तरह से शाम को डिनर के पहले शुगर की जाती है और एक डिनर के 2 घंटे बाद की जाती है। कभी कभी शुगर रात में 2 से 3 के बीच में भी की जाती है, 3 AM ब्लड शुगर भी बोलते हैं हम लोग। वही देखने के लिए की जाती है कि कहीं रात में हमारी शुगर का स्तर कम तो नहीं हो जा रहा है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है शुगर को टेस्ट करना। इसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आया है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। ये पिछले 3 महीने का शुगर का एवरेज देता है। कई बार हम लोग ज़्यादा टेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचते, मेरी शुगर देखिए बिल्कुल 120 है और A1c 10-11 निकलता है, तो मरीज बोलता हाँ सर मैं शादी में गया था, इधर गया था। तो हमारे RBCs में जितनी एक्सेस शुगर रहती है पिछले 3 महीने की, वो जमा हो जाती है, उसको हम लोग HbA1c बोलते हैं। HbA1c अगर आपका 5.7 से कम है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, 5.7 से 6.5 है तो आपको डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, ये है। और अगर 6.5 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। हर मरीज़ को अपनी 3 से 4 महीने में HbA1c टेस्ट कराना चाहिए और इस स्तर को 7 से कम रखना चाहिए। यंग लोगों को 6.5 से कम रखना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर नवनीत, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, डायबिटीज के लक्षण के बारे में जरा बताइए, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम समझें कि हमें डायबिटीज आगे होने वाली है और कैसे से सावधानी बरतें। जब डायबिटीज के लक्षण के बारे में बात करते हैं तो डायबिटीज के लक्षण में जो मुख्यतः लक्षण है वो बार बार पेशाब लगना, प्यास बहुत लगना, वजन कम होना, भूख अधिक लगना। डॉक्टर नवनीत, डायबिटीज की वजह से हमारे शरीर में कौन सी समस्या हो सकती है? यदि आपकी डायबिटीज नियंत्रण में नहीं है, यदि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, टारगेट वैल्यूज में नहीं है, तो ये अनियंत्रित डायबिटीज हमारे शरीर में, हमारे शरीर के प्रमुख अंगों को खराब कर सकती है, जिसमें प्रमुख है आंख का पर्दा। आंख के पर्दे की खराबी को हम बोलते हैं रेटिनोपैथी। डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आंख के पर्दे की खराबी का या रोशनी जाने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा हमारा प्रमुख अंग है किडनीज। जब भी डायबिटीज अनियंत्रित है तो हमारे गुर्दों की खराबी, किडनी की खराबी, जिसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं, वो हमारी किडनी को खराब कर सकती है और डायबिटीज एंड स्टेज रीनल डिसीज का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा हमारी पैरों की नसें की खराबी, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। पैरों में जलन है, सुनपन है, झुंझुनी है, दर्द है, पैरों में सेंसेशन कम हो जाते हैं, पैरों में तकलीफ बनी रहती है, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। अनियंत्रित डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज न्यूरोपैथी का भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। डायबिटीज में हार्ट अटैक होने का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, लकवा लगने का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है और पैरों की नसों में क्लॉट्स बन सकते हैं, जिसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज बोलते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं और गैंग्रीन हो सकती है। इसका भी रिस्क डायबिटीज में बढ़ जाता है। दूसरा, पुरुषों में डायबिटीज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। सो इसलिए यदि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो हमारे शरीर के कई सारे प्रमुख अंगों को, जैसे कि आंख, किडनी, पैरों की नसें, हार्ट, ब्रेन और भी कई सारे हमारे प्रमुख अंगों को ये खराब कर सकती है। डॉक्टर नवनीत, हमने शुगर लेवल के बारे में पहले भी बातचीत की है और शुगर लेवल कितना होना चाहिए, कैसे इसे मेंटेन करें और इसे कैसे कंट्रोल करें, जरा बताइए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं तो आपकी शुगर आपकी टारगेट वैल्यूज में हो, आपकी ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज टारगेट वैल्यूज में हो। टारगेट वैल्यूज का मतलब है कि खाली पेट की शुगर 100 के आसपास, कम से कम 100 से 130 के बीच में रहनी चाहिए, बट प्रेफरेबली वो 100 के आसपास रहनी चाहिए। खाने के बाद की आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है वो 140 के आसपास रहनी चाहिए। अपर लिमिट है 140 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की। और जो 3 महीने की जांच है, जिसको हम HbA1c बोलते हैं, वो प्रेफरेबली 6.5% के नीचे होनी चाहिए। पर यदि नहीं है 6.5 के नीचे तो कम से कम हम कोशिश करें कि उसको हम 7% के नीचे रखें। यदि हम अपनी शुगर को, अपने ब्लड ग्लूकोज को इन वैल्यूज के नीचे रखते हैं तो हम भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों और दुष्प्रभावों से बच सकते हैं।
डॉक्टर नवनीत, हमने देखा है कि आजकल के बच्चे युवा जो है वो जंक फूड सबसे ज्यादा खाते हैं, वो घर के खानों पे फोकस करते नहीं है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि जंक फूड से हमारे शरीर को कितना खतरा बढ़ जाता है और क्या इसका भी असर किडनी और डायबिटीज पर पड़ता है? ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि जो जंक फूड्स हैं यही सबसे बड़ा कारण है हमारे बच्चों में ओबेसिटी का, मोटापा का और भविष्य में उनमें होने वाली डायबिटीज के खतरे का। तो जो बच्चे आजकल जो फैटी फूड्स हैं, चाहे जंक फूड्स हैं, जैसे मैगी है, बर्गर है, पास्ता है, मोमोज हैं, जितनी भी हाई कैलोरी फूड्स हैं, दूसरा रिफाइंड जितना है, जैसे मैदा है, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जितना रिफाइंड फूड है, मैदा है, चीज़ है, बटर है या चिप्स हैं, कुरकुरे, इस तरह का जो भी चीज़ें जो खाते हैं बच्चे, जो जंक फूड्स हैं, क्योंकि बच्चों को यही पसंद है, केक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, इनसे बचना चाहिए, जिससे कि हम वजन ना बढ़ने दें, और वजन नहीं बढ़ेगा तो भविष्य में डायबिटीज होने का खतरा कम रहेगा। डॉक्टर नवनीत, कहा जा सकता है कि एक मिथ है कि डायबिटीज में हम शुगर फ्री कुछ भी चीजें कितनी भी खा सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये मिथ है या फिर ये सही है? जी, बेसिकली क्या है, लोगों को ऐसा भ्रांति है, इस तरह का प्रचार है कि यदि मुझे डायबिटीज है तो मैं शुगर फ्री की कुछ भी चीज़ खा सकता हूँ। बट मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शुगर फ्री इज़ नॉट फ्री। क्योंकि यदि मान लीजिए लेट से मैं यदि पेड़ा खा रहा हूँ जो कि शुगर फ्री है, तो उसमें सिर्फ शक्कर ही नहीं है, बाकी उसमें मैदा है, बेसन है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, क्या उनमें कैलोरीज नहीं है? तो इसलिए शुगर फ्री इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीली, मैं देखता हूँ आमतौर पर जैसे हम बोल देते हैं पेशेंट को कि हाँ आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जिनको बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप ले सकते हो, तो वो फिर उसका चाय में भी ले रहे हैं, सुबह नाश्ते में भी ले रहे हैं, फिर हलवा भी बना दिया है, खीर भी बना दी है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी है। आप यदि मान लीजिए आर्टिफिशियल स्वीटनर कुछ भी ले रहे हैं तो पहले तो कौन सा ले रहे हैं ये देखना जरूरी है कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, पर एक सीमित मात्रा में लें। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड आप ले सकते हैं, क्योंकि जो भी आप मिठाई हैं, जैसे मान लीजिए खीर है या आप कुछ भी हलवा भी बना रहे हैं तो उसमें घी है, ड्राई फ्रूट्स है, बेसन है या मैदा, जो भी आप डाल रहे हैं उसमें भी तो कैलोरीज या उसमें भी कार्ब्स होंगे। सो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या शुगर फ्री जो हम आम भाषा में बोलते हैं वो अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। एक सीमित मात्रा में आपके चिकित्सक द्वारा बताई गई मात्रा में आप लिमिटेड मात्रा में उनको ले सकते हैं, नहीं तो वो भी आपको किसी न किसी तरह से नुकसान कर सकती है। डॉक्टर ने आपसे अब मैं समझना चाहती हूँ कि कौन सा टेस्ट हमें कराने की जरूरत होती है जिससे किडनी की बीमारी जल्द पकड़ी जाए और इसका सही समय पर इलाज हो सके? पहले बात करते हैं कि क्या आपको कौन से टेस्ट कराने की ज़रूरत है जिससे कि किडनी बीमारी जल्दी पकड़ी जाए। इसमें एक ब्लड की जांच होती है जिसे कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन, और दूसरी होती है यूरिन की जांच जिसे कहते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो। ये दो जांचों से हमें किडनी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है और इन्हें करवाने से हमें किडनी की बीमारियों का जल्द पता कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा, जिस टेस्ट के बारे में आपने बताया, यह टेस्ट किसे और कब कराना चाहिए? तो अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो ये दो जांचें जो मैंने अभी मेंशन करी, इसको साल में एक बार कराना ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ के कारण किडनी का प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो इन टेस्ट को हर 3 महीने में करवा करके आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ किडनी के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आज देश में और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सीकेडी के केसेस डायबिटीज़ के कारण हैं। ऑलमोस्ट 30 से 40% डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी की समस्या है। अगर आपको बीपी की, ओबेसिटी की, मोटापे की या फिर हृदय रोग का प्रॉब्लम है तो भी आपको साल में कम से कम एक बार ये दोनों टेस्ट करवाने चाहिए। कुछ बीमारियां होती है जैसे कि एडीपीकेडी, जो कि जेनेटिक बीमारियां हैं। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को एडीपीकेडी की प्रॉब्लम या फिर किडनी में सिस्ट का प्रॉब्लम है तो आपको आपके सारे परिवार के सदस्यों का एटलीस्ट सोनोग्राफी 20 साल के बाद करवाना शुरू कर देना चाहिए। किडनी की बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाएगी उसका इलाज उतना जल्दी चालू हो पाएगा और उसके लिए प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट उतना जल्दी हो पाएगा। डॉक्टर ने आपसे हम विस्तार समझना चाहते हैं कि किडनी को हेल्दी कैसे रखें, कैसे हम जितने भी किडनी के रोग होते हैं उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। हमारे नेफ्रोलॉजी में 8 गोल्डन रूल्स हैं टू कीप योर किडनी हेल्दी। सबसे पहला रूल है स्टे फिट स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें। एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग डेली रिकमेंडेड है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो शुगर नियमित रूप से कंट्रोल में रखना है। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी नियमित रूप से कंट्रोल में रखना है।
इसके अलावा आपको हेल्दी खाना खाना है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप नमक की मात्रा को लिमिट में रखें। नमक की मात्रा जो रिकमेंडेड है वो 5 ग्राम से कम है एक डेली की डाइट में। हेल्दी फ्लूइड इनटेक रखें, डिहाइड्रेशन से बचें। इसके अलावा में पेन किलर्स, कुछ दर्द निवारक गोलियां हैं जो किडनी पर डायरेक्ट असर डालती है और किडनी को ख़राब करने में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उनसे बचें। इसके अलावा में रेगुलर हेल्थ चेकअप, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कब और कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट या फिर क्या क्या जांचें करवानी है, वो नियमित रूप से करवाएं। और डॉक्टर नेहा, किडनी को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में बताइए। डूज और डोंट्स की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले आते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं डूज फॉर द किडनी। इसमें आपको, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कि एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग करना है डेली में। इसके अलावा नमक कम खाने की सलाह है, जिसमें कि नमक दिन भर में 5 ग्राम तक का अलाउड है, जो कि हमारी एक छोटी टीस्पून आती है उसका माप रहता है। प्रोटीन की मात्रा अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना चाहिए। अप्रोप्रिएट इसलिए क्योंकि ज़्यादा लेने से किडनी पर लोड पड़ता है और कम लेने से कमज़ोरी आ सकती है। इसके अलावा ऑयल और तला गला जो भी खाना है उसकी मात्रा सीमित रखना चाहिए और नियमित रूप से जांच करवाते रहना चाहिए, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए किडनी के पेशेंट्स को। किडनी के पेशेंट्स को स्मोकिंग या फिर टबैको किसी भी फॉर्म में एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए। टबैको किडनी डिसीज़ के प्रोग्रेशन को बहुत तेज़ कर देता है और इसलिए उसको हर फॉर्म में, स्मोकिंग हो सकती है, टबैको चबाना हो सकता है, ये सब चीज़ें तुरंत बंद करने की राय दी जाती है। इसके अलावा अल्कोहल, दारू भी बंद करने की सलाह दी जाती है। स्ट्रेस जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे, जितना ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी लाइफ रखेंगे, उतना अच्छा रहता है। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो दवाइयाँ रहती है वो रहती है दर्द निवारक गोलियाँ। इनको एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए। कुछ दवाइयाँ सेफ़ हैं जो दर्द में आप ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, पर वो भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना लें। इसके अलावा जो आजकल ओवर द काउंटर और जिम के प्रोडक्ट्स जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स रहते हैं, उन्हें भी जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद रखिए, इलाज से ज़्यादा रोकथाम बेहतर है। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, साथ ही अपने परिवार की भी सेहत का ध्यान रखें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।